हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे विधान परिषद। विधान परिषद से पहले हमने पढ़ा था विधानसभा अध्यक्ष, उससे पहले हमने विधानसभा पढ़ी थी। और ये राजस्थान की पॉलिटी का ये पूरा पार्ट चल रहा है, कंटिन्यू है। और हमने मुख्यमंत्री, उसके बाद में राज्यपाल, उसके बाद में विधानमंडल, और विधानमंडल में विधानसभा और विधानसभा के अध्यक्ष, और आज हम पढ़ेंगे विधान परिषद। विधान परिषद में हम इसमें जानेंगे कि राज्यसभा के साथ किस प्रकार से हम इसकी तुलना कर सकते हैं, और इसके साथ साथ विधान परिषद में चुनाव किस प्रकार से होते हैं, विधान परिषद में सदस्यों का कार्यकाल और सदस्यों की शपथ, उनका पद से हटाना, और उसके साथ साथ सभापति और उपसभापति के बारे में। विधान परिषद में चुनाव सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं कि निर्वाचन में कौन कौन लोगों का मिलकर एक निर्वाचक मंडल बनता है, उसके बारे में हम विशेष रूप से पढ़ेंगे। एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रतिनिधित्व की वोट प्रणाली के बारे में हम इसमें भी जानेंगे। और लास्ट में आपको हम बताएंगे कि किस प्रकार से आप पढ़ाई के दौरान खराब आदतों को छोड़कर ज़्यादा प्रोडक्टिविटी बना सकते हैं। चलिए, तो आप जुड़े रहें लगातार इसके साथ में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं विधान परिषद संसद और विधानमंडल के बीच में कंपेयर करते हुए। जिस प्रकार से केंद्र में संसद होता है, उसी प्रकार से राज्य में विधानमंडल होता है। जिस प्रकार से संसद में राज्यसभा होती है, राज्यसभा, ठीक उसी प्रकार से विधानमंडल में विधान परिषद होता है। विधान परिषद, राज्यसभा अपर हाउस है और विधान परिषद भी अपर हाउस है, या लेजिस्लेटिव काउंसिल के नाम से भी इसको हम जानते हैं। राज्यसभा जो है उसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 80 में मिलता है, जबकि विधान परिषद का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 171 में मिलता है। राज्यसभा और विधान परिषद की हम दोनों की तुलना कर सकते हैं। दोनों के जो उपनाम है, वो दोनों के उपनाम बराबर है, सेम है, उपनाम एक जैसे हैं। जैसे बड़ों का सदन, वरिष्ठों का सदन, या स्थायी सदन के रूप में भी इसको हम जानते हैं। राज्यसभा में हम सबसे पहले आगे हम बढ़ेंगे कि किस प्रकार से इसको स्थापित किया जा सकता है। राज्यसभा को स्थापित करने के जो प्रावधान है संविधान में, उसकी हम बात करते हैं। देखो, संविधान में एक अनुच्छेद आता है 169, आर्टिकल 169 में विधान परिषद की स्थापना के बारे में और विधान परिषद के समापन के बारे में प्रावधान मिलता है। आप अपने राज्य में विधान परिषद किस प्रकार से स्थापित कर सकते हो, और अगर आपके राज्य में स्थापित है तो किस प्रकार से उसे आप समाप्त कर सकते हो, क्योंकि विधानसभा की तुलना में विधान परिषद काफी कम शक्तियां रखता है। एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि विधान परिषद क्यों स्थापित किया जाता है। विधान परिषद स्थापित करने के पीछे उद्देश्य होता है कि अगर आपके राज्य में जनसंख्या ज्यादा है और आप अधिक प्रतिनिधित्व जनता को देना चाहते हो, तो आप एक अतिरिक्त सदन बना सकते हो। लेकिन अगर आपका राज्य छोटा है, जनसंख्या कम है, तो आप एक सदन से भी काम चला सकते हो, जिसे हम विधानसभा कहते हैं। बड़े और अधिक जनसंख्या वाले राज्यों के लिए एक अतिरिक्त सदन का प्रावधान संविधान में किया गया है, जिसे हम विधान परिषद कहते हैं। और ऐसे विधान परिषदों वाले राज्यों के विधानमंडल को बाईकैमरल या द्विसदनात्मक विधानमंडल के रूप में जाना जाता है। चलिए देखते हैं, विधान परिषद को अगर स्थापित करना है या विधान परिषद को अपने राज्य से समाप्त करना है, तो उसके लिए एक प्रस्ताव तैयार करना पड़ेगा। प्रस्ताव, ये प्रस्ताव स्थापित का हो सकता है या समाप्त का हो सकता है, और इस प्रस्ताव में मेंशन करना पड़ेगा कि हम अपने राज्य में क्यों विधान परिषद स्थापित करना चाहते हैं। उन शर्तों के बारे में लिखना पड़ेगा कि हम उन शर्तों को पूरा कर रहे हैं जो संविधान में लिखी हुई है। तो इस प्रस्ताव को हम पारित करेंगे विधानसभा में। अपने ही राज्य की विधानसभा में इस प्रस्ताव को पारित किया जाएगा और विधानसभा में इसे 2/3 बहुमत से पारित किया जाएगा, यानी कि
विशेष बहुमत से इसको पारित किया जाएगा और विधानसभा में पारित होने के बाद यह प्रस्ताव जाएगा संसद में, पार्लियामेंट में। संसद में इसको साधारण बहुमत से पारित किया जाएगा। 50% + 1 को हम साधारण बहुमत कहते हैं। तो विधानसभा, उस राज्य की विधानसभा में यह प्रस्ताव पारित होगा विशेष बहुमत से और संसद में प्रस्ताव पारित होगा साधारण बहुमत से। अगर संसद इसको पारित कर दे तो ये विधि निर्माण हो जाता है और इस विधि के अंतर्गत आपके राज्य में विधान परिषद स्थापित हो जाती है। इस प्रकार से आपने विधान परिषद की स्थापना कर ली। तो संसद के द्वारा ही विधान परिषद की स्थापना की जाती है और संसद के द्वारा ही विधान परिषद को समाप्त किया जाता है। आप चाहते हैं तो विधान परिषद को समाप्त भी कर सकते हैं और आप चाहते हैं तो विधान परिषद को इस प्रकार से स्थापित कर सकते हैं। लेकिन स्थापित करने के लिए आपके राज्य में प्रॉपर जनसंख्या होना जरूरी है और समाप्त करने के लिए अपने राज्य की विधानसभा विवेक शक्ति का इस्तेमाल कर सकती है। यहां विधानसभा की विवेक शक्ति का मतलब है राज्य की सरकार। राज्य की सरकार चाहे तो विधान परिषद को समाप्त करवा सकती है संसद को सिफारिश भेजकर, लेकिन सिफारिश संसद को भेजने के लिए यह प्रस्ताव विधानसभा में विशेष बहुमत से पारित करवाना अनिवार्य है। इस प्रकार से किसी भी राज्य में विधान परिषद को स्थापित और समाप्त करने के प्रावधान किए गए हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया कि विधान परिषद किस प्रकार से हम समाप्त कर सकते हैं और किस प्रकार से उस राज्य में हम स्थापित कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि विधान परिषद की संख्या कितनी है भारत में, कितने राज्यों में विधान परिषद है। यहां पर अगर हम बात करें संख्या की तो संख्या हम दोनों रूपों में अगर एक साथ तैयार कर ले तो और अच्छा होगा। संख्या यहां पर एक तो सदस्यों की भी पूछी जाती है कि विधान परिषद में सदस्य संख्या कितनी होती है और दूसरी संख्या पूछी जाती है कि विधान परिषदों की संख्या कितनी है। तो यहां पर विधान परिषदें, भारत में विधान परिषदों की संख्या कितनी है, तो अगर इसकी हम बात करें तो विधान परिषदें टोटल 7 है, 7। तो 7 विधान परिषदें भारत में है। अब 7 विधान परिषद है, यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है कि कितने राज्यों में विधान परिषदें हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेशों में विधान परिषदें हैं। देखो, अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। जम्मू कश्मीर में विधान परिषद थी, तो अब जम्मू कश्मीर एकमात्र ऐसा केंद्र शासित प्रदेश हो गया जिसमें विधानसभा और विधान परिषद दोनों सदन है। तो बाकी 6 राज्यों में है। तो हम कह सकते हैं कि राज्यों में विधान परिषदों की संख्या कितनी है, टोटल 6 और केंद्र शासित प्रदेशों में विधान परिषदों की संख्या कितनी है, टोटल 1। केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूनियन टेरिटरी और स्टेट, तो 1 और 6 ये मिलाकर हो गए 7। तो 7 विधान परिषदें भारत में वर्तमान में है। अगर हम बात करें कि 7 विधान परिषदों को याद किस प्रकार से किया जाए, तो हम देखो इस प्रकार से हम याद कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर कौन कौन से राज्यों में विधान परिषद है, कहां कहां पर है, आप पहले इसको देख लीजिए। जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और 7वां हो गया तेलंगाना। ये जो 7 है आपको नाम दिखाई दे रहे हैं, बस ये आपको याद रखना है। विधान परिषदें यहां पर है जिसमें एक केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू कश्मीर और बाकी 6 राज्य हैं। तो एक केंद्र शासित प्रदेश और 6 राज्यों में विधान परिषद है।
अब अगर आप ये सोच रहे होंगे कि इनको हम किस प्रकार से याद रखें, तो याद रखना भी बहुत आसान है। आप याद करने के लिए इनके आगे आगे वाले लेटर जो है इनको इस प्रकार से उठा लीजिए, JUMBAK और तेलंगाना का तेल ले लीजिए। अब देखो आप इसकी एक शॉर्ट ट्रिक बना सकते हो याद करने की। शॉर्ट ट्रिक आपकी इस प्रकार से बन जाएगी कि आप हमेशा इसको याद रखोगे। तो JUMBAK जुम्बक, और जुम्बक पर क्या डाल दिया, तेल। ये लो आपकी तैयार होगी विधान परिषदों की शॉर्ट ट्रिक। तो आप इस जुम्बक तेल को याद रखकर पूरी विधान परिषदें को याद रख सकते हो। जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, B फॉर बिहार, A फॉर आंध्र प्रदेश, K फॉर कर्नाटक, और तेल का मतलब तेलंगाना। सिंपल एकदम। चलिए, तो इस प्रकार से ये तो हो गई कि विधान परिषदों की संख्या भारत में कितनी है और राज्यों में कितनी है और केंद्र शासित प्रदेशों में कितनी है। अब हम बात करते हैं कि सदस्यों की संख्या कितनी है। देखिए, सदस्यों की संख्या यहां पर एक तो आती है न्यूनतम, कि मिनिमम स्ट्रेंथ कितनी हो सकती है विधान परिषद में, और दूसरी आती है अधिकतम। अधिकतम और न्यूनतम दोनों का प्रावधान इसमें किया गया है। न्यूनतम संख्या में इसमें लिखा है कि आपके यहां विधान परिषद में कम से कम 40 जो है सीट होना जरूरी है, 40 सीट होना जरूरी है। और अधिकतम कितनी हो सकती है, अधिकतम में है 1/3। आपकी विधानसभा की कुल संख्या के 1/3, आपकी जो विधानसभा है उस विधानसभा के कुल संख्या का 1/3 अधिकतम संख्या हो सकती है आपकी विधान परिषद में। नहीं समझे? देखो, एग्जाम्पल लेकर हम इसको समझ सकते हैं। राजस्थान की बात कर लेते हैं, हम राजस्थान का एग्जाम्पल ले लेते हैं। राजस्थान की विधानसभा में, ये देखो विधानसभा की बात कर रहे हैं, राजस्थान की विधानसभा में कितनी सीट है, 200। तो 200 का 1/3 कितना हो गया, 200 का 1/3 कितना हो गया, 66। ये लो, तो राजस्थान में अगर विधान परिषद बनती है तो उसकी अधिकतम कितनी सीटें हो सकती है, 66। लेकिन यहां कंडीशन यह भी है कि वो 66 इस न्यूनतम को फॉलो करे। ये 66 ये 1/3 इस न्यूनतम को भी फॉलो करे। ऐसा नहीं कि 1/3 है और वो संख्या आपकी टोटल 20 ही हुई तो विधान परिषद बनाने की आवश्यकता नहीं है। कम से कम 40 होना चाहिए, 1/3 40 या उससे अधिक होना चाहिए, तब आप विधान परिषद बनाओ ताकि जनता को बेहतर आप प्रतिनिधित्व दे सकते हो। लेकिन फिर भी यहां जम्मू कश्मीर इसका अपवाद है। इसका अपवाद है एकमात्र विधान परिषद, और उस विधान परिषद का नाम है J&K, जम्मू और कश्मीर, जहां पर विधान परिषद में सदस्य संख्या ओनली 36 है। तो जम्मू कश्मीर विधान परिषद में 36 सीटें हैं, तो ये 40 को फॉलो नहीं कर पा रहा है। तो इसका एक मात्र ये प्रावधान है, बाकी वहां की थोड़ा अलग परिस्थिति है, संविधान अलग था, अभी तो हालांकि ये कर दिया तो इसमें सुधार भी हो जाएगा आने वाले टाइम में। तो अभी जम्मू कश्मीर में 36 है, सबसे छोटी विधान परिषद है जम्मू कश्मीर की। और सबसे बड़ी विधान परिषद की बात करें, बड़ी यानी कि जहां पर सबसे ज्यादा सीटें हैं वो है उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश विधान परिषद में सीटों की संख्या कितनी है, 100। तो उत्तर प्रदेश में 100 सीटों के साथ में सबसे बड़ी है। महाराष्ट्र उसके बाद में आता है, दूसरे स्थान पर आता है महाराष्ट्र, जहां पर सीटों की संख्या है 78, 78। तो महाराष्ट्र में 78 सीटें हैं, उत्तर प्रदेश में 100 सीटें हैं। इस प्रकार से राजस्थान में विधान परिषद नहीं है, ये आपको पता है, राजस्थान में विधान परिषद नहीं है। लेकिन सरकार, पिछली गहलोत सरकार ने यह प्रयास किया था कि विधान परिषद हम बनाएंगे, और संसद में एक प्रस्ताव भेजा भी था विधानसभा में पारित करके। लेकिन फिर सरकार बदल गई, बीजेपी की सरकार आ गई और बीजेपी की सरकार ने उसको कैंसिल कर दिया। और फिर 2018 में गहलोत की सरकार आई है और इन्होंने कहा है कि हम विधान परिषद बनाएंगे, लेकिन अभी तक जो है इसका कोई प्रस्ताव जो है पारित नहीं किया गया है। तो अभी अगर सरकार चाहे तो ये कर सकती है। तो हमने पढ़ा विधान परिषद में सदस्य संख्या
तो सदस्य संख्या को आप इस प्रकार से डायग्राम के माध्यम से याद रखेंगे तो आप इसको बेहतर तरीके से याद रख सकते हो। बहुत ही सिंपल है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। विधान परिषद में इसका अगला पार्ट हम पढ़ते हैं और विधान परिषद में आगे हम पढ़ेंगे इसके निर्वाचन, विधान परिषद में चुनाव। तो किस प्रकार से विधान परिषद में चुनाव होते हैं आप ध्यान से देखना। निर्वाचन, विधान परिषद के निर्वाचन। निर्वाचन में एक सिद्धांत फॉलो किया जाता है जिसको कहते हैं एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व। एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व की वोट प्रणाली। देखो, खुला मतदान, इसको हम खुला मतदान कहते हैं। आपने आज तक जो पढ़ा है वो गुप्त मतदान पढ़ा होगा, लेकिन आज आपको यह पता लगेगा कि खुला मतदान भी इस देश में होता है। किस प्रकार से खुला मतदान प्रणाली अपनाई जाती है उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रतिनिधित्व की वोट प्रणाली जो है, एकल का मतलब होता है एकल, एक साथ, एक ही साथ में वोटों को प्राथमिकता के आधार पर बांट देना और वोटों को अगर न्यूनतम कोटा नहीं मिलने तो उनको ट्रांसफर कर देना। ट्रांसफर को हम संक्रमण बोलते हैं। सिंगल ट्रांसफरेबल प्रोपोर्शनल वोट सिस्टम एंड ओपन बैलेट। देखिए, यहां पर वोट की वैल्यू निकाली जाती है और यह प्रणाली वोट की वैल्यू निकालकर राज्यसभा में भी अपनाते हैं, विधान परिषद में अपनाते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव में अपनाते हैं और उपराष्ट्रपति के चुनाव में अपनाते हैं। इसे कहते हैं अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली, जो हमने आयरलैंड के संविधान से ली है। आयरलैंड के संविधान से ली गई इस अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली में खुला मतदान जो है भारत में 2003 में अपनाया गया। देखो, भारत के जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में परिवर्तन हुआ है 2003 में, और 2003 में यह परिवर्तन करते हुए भारत में उन दो क्षेत्रों में खुला मतदान प्रणाली अपनाई गई। एक है राज्यसभा और एक है विधान परिषद। इसमें भ्रष्टाचार को रोकने के लिए यह सरकार ने कदम उठाए। खुले मतदान में क्या होता है, देखो ध्यान से सुनना, खुला मतदान कैसे होता है। वोट देने के लिए कोई जब वोटर जाता है तो वहां पर एजेंट बैठता है और वोट ठप्पा लगाने के बाद में एजेंट पूछता है कि बताओ वोट किसने दिया, तो उस एजेंट को दिखाना पड़ता है कि देखो मैंने वोट जो है इस कैंडिडेट को दिया है। तो इसे कहते हैं खुला मतदान, ताकि पार्टी के लोग एक तरफ वोट डाल सके। पहले क्या होता था कि पार्टी के लोग दूसरी पार्टी से पैसा लेकर उसको वोट डाल देते थे। तो इस भ्रष्टाचार को रोकने के लिए खुला मतदान प्रणाली अपनाई है और उस पार्टी का जो एजेंट बैठा रहता है वो अपने लोगों के वोट को चेक करता है। बस यही है इसमें खुले मतदान में। राज्यसभा में भी ऐसे ही होता है और विधान परिषद में ऐसे होता है। विधान परिषद और राज्यसभा को छोड़कर बाकी कहीं भी खुला मतदान नहीं अपनाया जाता है। बाकी सारी जगह गुप्त मतदान, सीक्रेट बैलेट अपनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि इस चुनाव में मतदाता कौन होते हैं। मतदाता, या हम कह सकते हैं वोटर, इन मतदाताओं से मिलकर यहां पर एक निर्वाचक मंडल बनता है। निर्वाचक मंडल, या इंग्लिश में कहें तो इलेक्टोरल कॉलेज। और इस निर्वाचक मंडल में कौन कौन लोग शामिल होते हैं जो इनको वोट देंगे, तो 1/3 सदस्य इतने को वोट देंगे विधानसभा के सदस्य। उस राज्य की जो विधानसभा है उसके सदस्य इतनों को वोट देंगे। 1/3 सदस्यों को वोट देंगे यहां पर स्थानीय निकाय। स्थानीय निकाय जो है वो पंचायती राज या नगर पालिकाएं जो होती है उनको स्थानीय निकाय बोलते हैं। और 1/12 सदस्यों को वोट देंगे यह राज्य के अध्यापक, सरकारी टीचर। और 1/12 सदस्यों को वोट देंगे राज्य के स्नातक ग्रेजुएट।
और अब ये शेष, इसके बाद में शेष बच जाएगा 1/6 और ये राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। चलिए अब देखिए, इसको ध्यान से समझना। हम यहां पर पढ़ रहे हैं कि विधान परिषद में सदस्यों को वोट कौन देता है। विधान परिषद में आप ये सोच रहे होंगे, क्या मेरे राज्य में विधान परिषद बने तो क्या मैं विधान परिषद में वोट दे सकता हूं? लेकिन उसमें कंडीशन ये है, आप इसको समझ लीजिए कि आप वोट दे सकते हो कि नहीं। इसके टोटल सीटों का 1/3 जो पार्ट है, 1/3 जो सदस्य है, उनको वोट देंगे विधानसभा के सदस्य। इतने सदस्यों को विधानसभा के सदस्य वोट करेंगे और बाकी 1/3 सदस्यों को स्थानीय निकायों के जो लोग हैं, स्थानीय निकायों में देखो विधानसभा में तो विधायक आ गए और स्थानीय निकायों में आ गए सरपंच, उप सरपंच, पंच, प्रधान, उप प्रधान, पंचायत समिति के सदस्य, जिला प्रमुख, उप जिला प्रमुख, पार्षद, महापौर, ये जो सभापति, उप सभापति, ये सब जो है स्थानीय निकायों के लोग होते हैं और ये इतने लोगों को वोट देते हैं। समझ आ रहा है? गुड। अब 1/12 सदस्य, उसके बाद के जो 1/12 सदस्य है उनको राज्य के अध्यापक, लेकिन ध्यान से सुनना, अध्यापक कौन से? ऐसा अध्यापक जिसकी ग्रेड कम से कम सेकंड हो, सेकंड ग्रेड का वो अध्यापक जिसको पढ़ाते हुए 3 साल हो गए हो, यानी कि 3 साल सर्विस होना कंपलसरी है इसमें। ऐसे अध्यापक जो है, सरकारी अध्यापक, ये इनको वोट देंगे विधान परिषद के सदस्यों को। उसके बाद में देखो स्नातक, 1/12 सदस्यों को राज्य के स्नातक, उस राज्य का स्नातक, ग्रेजुएट स्टूडेंट, और वो उस राज्य का मूल निवासी होना चाहिए। और इसमें भी कंडीशन ये है स्नातक में कि उसकी स्नातक पूरी हुए 3 साल हो चुका हो, यानी कि 3 साल पहले उसने स्नातक की डिग्री ली हो। ऐसा व्यक्ति, ऐसा स्टूडेंट, ऐसा जागरूक नागरिक विधान परिषद के सदस्यों को वोट दे सकता है। तो आपको मैं क्वेश्चन पूछता हूं, आप कमेंट बॉक्स में लिखना उसका आंसर। स्नातक शब्द का अर्थ क्या होता है? कोई ग्रेजुएशन मत लिखना, ये इंग्लिश में बोलते हैं ग्रेजुएशन। स्नातक शब्द का मीनिंग क्या होता है? आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा और आपको बड़ा गर्व की अनुभूति होगी अगर आप स्नातक हैं तो। जिस दिन आप स्नातक का अर्थ जान लोगे आपको बड़ा गर्व होगा। और आप कमेंट बॉक्स में लिखना कि स्नातक शब्द का अर्थ क्या होता है, और फिर आपको मैं बताऊंगा कमेंट बॉक्स में कल। चलिए, तो स्नातक 1/12 सदस्यों को वोट देंगे। उसके बाद में शेष बचेंगे 1/6 सदस्य, और 1/6 सदस्यों को राज्यपाल मनोनीत करेगा। और ये मनोनीत होगा कला, विज्ञान, साहित्य और सहकारिता आंदोलन क्षेत्रों से। हमने राज्यपाल पढ़ा था, आपने राज्यपाल वाला वीडियो देखा है? नहीं देखा है तो आप जाकर राज्यपाल वाला वीडियो जरूर देखें, उसमें हमने इसकी चर्चा की है कि किस प्रकार से अनुच्छेद 171 के अनुसार राज्यपाल विधान परिषद में 1/6 सदस्यों को मनोनीत करता है। तो यहाँ पर 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत होते हैं। तो ये है विधान परिषद में इस प्रकार से सदस्यों का निर्वाचक मंडल। निर्वाचक मंडल के बारे में हमें पता होना बहुत ही जरूरी है। तो निर्वाचक मंडल का आप इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, अगर आपकी स्पीड अच्छी है तो आप इसको अच्छे से लिख सकते हो। और उसके बाद में आगे हम बात करेंगे कि इन सदस्यों को चुनाव लड़ने के लिए उम्र कितना होना बहुत जरूरी है। तो उम्र न्यूनतम भी होती है, अधिकतम भी होती है, लेकिन यहां पर जो है देखिए आयु केवल न्यूनतम का प्रावधान है। आयु न्यूनतम और आयु अधिकतम। न्यूनतम तो है 30 वर्ष और अधिकतम आयु का उल्लेख संविधान में नहीं है। विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। देखो, मैं आयु के बारे में आपको कुछ इंपॉर्टेंट पदों के बारे में बता देता हूं कि कौन कौन से पदों के लिए आयु कितनी होनी चाहिए न्यूनतम। संवैधानिक प्रमुख जो है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, उपराज्यपाल, ये संवैधानिक प्रमुख पद है, उनके लिए 35 वर्ष आयु है न्यूनतम। दोबारा सुनो, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, उपराज्यपाल, न्यूनतम आयु 35 वर्ष। 35 के बाद में 30 वर्ष। देखो, राज्यसभा के सदस्य, विधान परिषद के सदस्य, इनके लिए 30 वर्ष न्यूनतम आयु है, उच्च सदन होते हैं अपने विधायिका के। उसके बाद में 25 वर्ष आयु देखो किसी होती है, 25 वर्ष आयु होती है निम्न सदन की, यानी कि केंद्र में लोकसभा और राज्यों में विधानसभा, इनके सदस्यों की 25 वर्ष आयु होती है।
अब उसके साथ साथ प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों की भी और मंत्रियों की आयु भी 25 वर्ष होती है, क्योंकि इन सदनों में से आते हैं। केंद्र के मंत्री और प्रधानमंत्री लोकसभा के होते हैं सदस्य, इसलिए इनकी न्यूनतम आयु 25 वर्ष है, और राज्यों में विधानसभा के सदस्य होने के कारण उनकी आयु 25 वर्ष होती है। उसके बाद में देखो आयु 21 वर्ष आयु किन किन पदों के लिए। स्थानीय निकाय जो होते हैं, लोकल गवर्नमेंट, पंचायती राज और नगर पालिकाओं के जो सदस्य होते हैं मेंबर, उनकी न्यूनतम आयु कितनी होती है? 21 वर्ष। सिंपल एकदम। चलिए, तो विधान परिषद के सदस्यों की आयु जो है न्यूनतम आयु 30 वर्ष है और अधिकतम आयु का उल्लेख यहां संविधान में नहीं है। अब देखिए, हम बात करते हैं कार्यकाल की। कार्यकाल, यहां पर विधानसभा में जैसे हमने पढ़ा था कि कार्यकाल सदस्यों का होता है या कार्यकाल विधान परिषद का होता है, या दोनों का कार्यकाल होता है। कार्यकाल जो है यह 6 वर्ष का उल्लेख है, 6 वर्ष। लेकिन क्या सदस्यों का कार्यकाल होता है या विधान परिषद सदन का कार्यकाल होता है? तो कार्यकाल होता है सदस्यों का, और यहां पर कार्यकाल का उल्लेख नहीं है। विधान परिषद एक स्थायी सदन होने के कारण, दोबारा सुनना, विधान परिषद एक स्थायी सदन होने के कारण इसका कोई कार्यकाल नहीं होता है। विधान परिषद में सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। जिस प्रकार से राज्यसभा में होता है उसी प्रकार से विधान परिषद में होता है। विधान परिषद में प्रत्येक 2 वर्ष के बाद में 1/3 सदस्य, 1/3 सदस्य अपना 6 वर्ष कार्यकाल पूर्ण करके सेवानिवृत्त हो जाते हैं। उनके स्थान पर नए सदस्य आते हैं। ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है और विधान परिषद अनवरत स्थायी रूप से बना रहता है। दोबारा सुनो इस बात को, इंपॉर्टेंट चीज है ये। विधान परिषद में प्रत्येक 2 वर्ष बाद कुल सदस्यों का 1/3 हिस्सा यानी कि 1/3, 1/3 सदस्य अपना 6 वर्ष कार्यकाल पूरा करके सेवानिवृत्त हो जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं, और उनके स्थान पर दूसरे सदस्य या वो पुनर्निर्वाचित भी हो सकते हैं। तो इस प्रकार से 6 वर्ष कार्यकाल सदस्य का होता है और सदन का यानी कि विधान परिषद का कोई कार्यकाल यहां पर नहीं है। यहां हम बात करते हैं कि विधान परिषद के सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है। शपथ, यह एक अनुच्छेद आता है 188, इसमें लिखा है कि विधान परिषद के सदस्यों को शपथ या तो राज्यपाल दिलाएगा या राज्यपाल के द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति, और उस व्यक्ति को कहते हैं सभापति। तो विधान परिषद के सदस्यों को अगर यह पूछें कि शपथ कौन दिलाता है, तो हम कहें सभापति दिलाता है। और संविधान की प्रक्रिया के अनुसार अगर कहें, अनुच्छेद 188 के अनुसार राज्यपाल या उसके द्वारा नियुक्त किसी अधिकारी के द्वारा, और उस अधिकारी को हम कहते हैं सभापति द्वारा। संविधान में डायरेक्ट लिखा हुआ नहीं है कि सभापति शपथ दिलाता है, लेकिन यह लिखा है कि राज्यपाल या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति द्वारा शपथ दिलाई जाती है, और वो व्यक्ति जो है सभापति ही होता है। प्रैक्टिकली देखें तो सभापति इनको शपथ दिलाता है। तो शपथ का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 188 में है। यहां पर हम सभापति की बात करते हैं। जिस प्रकार से हमने विधानसभा अध्यक्ष की बात की थी कि अध्यक्षता करने वाला अध्यक्ष होता है, तो यहां अध्यक्षता करता है सभापति। सभापति या हम कह सकते हैं चेयरमैन। सभापति या चेयरमैन। अब देखो, एक होता है सभापति और एक होता है उपसभापति। इन दोनों में अंतर क्या है? आर्टिकल 182 में लिखा है कि सभापति और उपसभापति सदन के सदस्यों में से मतदान के आधार पर निर्वाचित होंगे। तो यहां पर जो है सभापति निर्वाचित होता है, न कि मनोनीत। सभापति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं, यहां पर हमें पता होना चाहिए कि सभापति के चुनाव में भाग लेते हैं सदस्य, और वो सदस्य किसके होते हैं? विधान परिषद के सदस्य होते हैं। विधान परिषद के सदस्यों के द्वारा मतदान के आधार पर सभापति और उपसभापति को चुना जाता है। इन सदनों की कोई शपथ नहीं होती है। हमने विधानसभा वाले में भी आपको बताया था कि इन पदों के लिए अलग से शपथ का प्रावधान नहीं है। ये शपथ लेते हैं सदन के सदस्यों के समान।
शपथ लेने के बाद ही ये अपने पद पर कार्य कर सकते हैं। जब तक शपथ सदस्य के रूप में नहीं लेते हैं तब तक वो सदन में प्रवेश नहीं कर सकते। लेकिन सभापति पद की कोई शपथ नहीं होती है, सदस्यों की शपथ होती है केवल। अब देखिए यहां पर आयु की बात करें, सभापति की आयु कितनी होती है? तो आयु सदन के सदस्यों के समान 30 वर्ष आयु होगी। और अगर सभापति को हटाना हो, पद से हटाना हो, तो सदन के सदस्यों के द्वारा हटाया जा सकता है। पद से हटाने के लिए सदन के सदस्य एक संकल्प प्रस्ताव पारित करते हैं साधारण बहुमत से, और वो पारित होने के बाद में सभापति को हटना पड़ता है। और अगर हम बात करें कि सभापति त्याग पत्र किसको देता है, तो सभापति त्याग पत्र देता है उप सभापति को, और उप सभापति देता है सभापति को। दोनों त्याग पत्र आपस में एक दूसरे को देते हैं। दोबारा सुने, सभापति त्याग पत्र देता है उप सभापति को, और उप सभापति देता है सभापति को। तो इस प्रकार से सभापति और उप सभापति के जो कार्य है वो कार्य विधानसभा अध्यक्ष के समान है। सभापति के कार्य विधानसभा अध्यक्ष के समान है, लेकिन एक कार्य को छोड़कर, एक कार्य वो है कि धन विधेयक को विधानसभा अध्यक्ष ही प्रमाणित करता है। यहां सभापति प्रमाणित नहीं कर सकता क्योंकि धन विधेयक विधानसभा में ही लाया जाता है। बाकी दोनों के कार्य सेम है। अगर आपने विधानसभा अध्यक्ष की शक्तियां नहीं पढ़ी है, आप वो वीडियो देखें, उसमें विधानसभा अध्यक्ष की शक्तियां हैं, और उसमें से धन विधेयक वाली जो शक्ति है वो छोड़कर बाकी सारी शक्तियां विधानसभा अध्यक्ष से विधान परिषद के सभापति की भी है। चलिए, तो उसके बाद में आगे हम बात करते हैं विधान परिषद की तुलना। विधान परिषद की तुलना विधानसभा से हम करेंगे। तुलना, आप ये बताएं विधानसभा और विधान परिषद, इन दोनों में ज्यादा शक्तियां किसके पास में है? विधान परिषद ज्यादा शक्तिशाली है या विधान परिषद? तो आप बिल्कुल कह सकते हो कि विधानसभा ज्यादा शक्तिशाली है, क्योंकि जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदस्यों से मिलकर बनता है, और ये होना कंपलसरी भी है। यहां से सरकार का गठन होता है, और ये एक अतिरिक्त सदन है अधिक जनसंख्या वाले राज्यों के लिए अधिक प्रतिनिधित्व देने के लिए ये प्रावधान किया गया है। देखो ध्यान से समझना, अगर साधारण विधेयक आता है तो दोनों सदनों में पारित होता है, लेकिन अगर विधेयक विधानसभा में पारित हो गया, विधानसभा में पारित हो गया और विधान परिषद ने पारित नहीं किया, तो विधान परिषद को 3 महीने का वक्त मिलेगा, 3 महीने में पारित कर दे। और अगर पारित नहीं किया तो विधानसभा उसमें देखेगी, जांच करेगी, और उसमें अगर वो सही है तो वापस इसको भेजेगी, और उसमें फिर 1 महीने का टाइम मिलता है। और 1 महीने में अगर पारित नहीं किया तो विधानसभा उसको पारित मान लेगी। यानी कि विधान परिषद 4 महीने तक किसी बिल को रोक सकती है, 4 महीने में इसको पारित करना ही पड़ेगा। यह संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है संसद के समान। जैसे राष्ट्रपति संसद की संयुक्त बैठक बुलाता है, उसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है, इस प्रकार से राज्यों में विधानमंडल की कोई संयुक्त बैठक का उल्लेख संविधान में नहीं होने के कारण विधान परिषद को कमजोर बनाया है और ज्यादा शक्तियां दी विधानसभा को। धन विधेयक के बारे में देखें तो धन विधेयक जो है विधानसभा में लाया जाता है, विधान परिषद में 14 दिन के लिए भेजा जाता है धन विधेयक, और धन विधेयक 14 दिन में विधान परिषद अगर पारित कर देती तो ठीक है, नहीं तो विधानसभा उसको पारित मान लेती है। तो इस प्रकार से विधान परिषद जो है विधानसभा की तुलना में काफी कमजोर नजर आ रहा है। और बाकी लास्ट में अगर हम देखें तो इसका विधान परिषद का पूरा अस्तित्व ही विधानसभा पर टिका हुआ है। विधानसभा, अगर ये विधान परिषद ज्यादा अगर कार्यों में हस्तक्षेप करे, बिल को बार बार रोके, तो विधान परिषद उसको धमकी दे सकती है कि शांति से बैठे रहो, नहीं तो घर भेज देंगे आपको हम। कैसे भेजोगे? एक प्रस्ताव यहां पारित करेगी अनुच्छेद 169 के अनुसार, और संसद को लिखकर भेजेगी कि विधान परिषद को समाप्त कर दिया जाए।
और संसद साधारण बहुमत से पारित करके इसको समाप्त कर देगी, तो ये लोग डरे हुए बैठे रहते हैं कि शांति से बैठे रहो, जो भी है पद मिला हुआ है अपना काम कर रहे हैं। तो विधान परिषद काफ़ी कमज़ोर है, राज्यसभा के समान इसके पास इतनी शक्तियाँ नहीं है। लेकिन कोई मुख्यमंत्री या मंत्री इसका भी सदस्य बनकर वो मुख्यमंत्री या मंत्री बन सकता है। सदस्यता के रूप में दोनों में बराबर शक्तियाँ हैं। चलिए, तो आज इतना ही। तो ये था विधान परिषद। तो हमने पढ़ा विधान परिषद, और विधान परिषद में आज हमने पढ़ा कि विधान परिषद की राज्यसभा से तुलना, विधान परिषद में इनका सदस्यों का कार्यकाल, सदस्यों का चुनाव, निर्वाचक मंडल, एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रतिनिधित्व की वोट प्रणाली पढ़ी। हमने पढ़ा कि खुला मतदान अपनाया जाता है और खुला मतदान कब शुरू किया गया और कहाँ पर खुला मतदान प्रणाली अपनाई जाती है, उसके बारे में हमने पढ़ा। और विधान परिषद सदस्यों का कार्यकाल के बारे में जाना, और विधान परिषद के सभापति और उपसभापति के बारे में, और विधान परिषद की विधानसभा के साथ में तुलना हमने की है। तो विधान परिषद का टॉपिक यहाँ पर ये समाप्त होता है। इसी के साथ विधानमंडल यहाँ पर समाप्त होता है। और अब मैं आपको एक बात बता दूं कि खराब आदतें जाने अनजाने इंसान में पड़ जाती है। ह्यूमन माइंड है, अट्रैक्शन नेगेटिविटी के प्रति हो जाता है, और वो खराब आदत हमारे जीवन में समाहित हो जाती है। और खराब आदतों से छुटकारा कैसे पाएं? अगर आपके भी जीवन में जाने अनजाने कोई खराब आदत पड़ी है और उस खराब आदत को आप लेकर चल रहे हो, लगातार डोरे हो, तो वो खराब आदत आपका पतन कर देगी। इसलिए इन खराब आदतों से छुटकारा पाएं, और छुटकारा पाने के लिए आपको 15 दिन का एक्सरसाइज करना है। 15 दिनों का एक्सरसाइज करके आप खराब आदत से छुटकारा पा सकते हो। देखिए, खराब आदतें पड़ती कैसे? खराब आदतों का मतलब होता है नेगेटिविटी, और अच्छी आदतों का मतलब होता है पॉजिटिविटी। ह्यूमन साइकोलॉजी है, नेगेटिविटी फास्ट चलती है और पॉजिटिविटी स्लो चलती है। नेगेटिविटी फास्ट चलती है, उसमें अट्रैक्शन और ग्लैमर ज़्यादा होता है, उसमें सुकून ज़्यादा मिलता है। पॉजिटिविटी में अट्रैक्शन नहीं होता है, कोई ग्लैमर नहीं होता है। लेकिन अगर आप समझदार हैं, आपका कॉमन सेंस अच्छा है, आपका व्यक्तित्व गंभीर है, तो आप ये समझ सकते हो कि सही कौन सा है और गलत कौन सा है। ये समझ आपके अंदर धीरे धीरे विकसित हो जाएगी अगर आप चाहते हैं तो जब किसी चीज के प्रति आपका अट्रैक्शन बढ़े, तो आप ये देखें कि ये चीज जो है सही है या गलत है, क्या होना चाहिए। तो अगर आपके अंदर से आवाज आए कि ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो वो नेगेटिविटी है। आप उसको धीरे धीरे कम करें और पॉजिटिविटी की स्पीड आप बढ़ा सकते हो। नेगेटिविटी की स्पीड ऑलरेडी बढ़ी हुई होती है और हमें उस स्पीड को कम करना होता है। पॉजिटिविटी की स्पीड ऑलरेडी कम होती है और हमें उसकी स्पीड बढ़ानी होती है। तो पॉजिटिविटी की स्पीड बढ़ाने का मतलब है अच्छी आदतें डालना, और नेगेटिविटी की स्पीड बढ़ाने का मतलब है गलत आदतें डालना। नेगेटिविटी की स्पीड आपको बिल्कुल नहीं बढ़ानी है। नेगेटिविटी पहले दिखाई देती है, पॉजिटिविटी बाद में दिखाई देती है। नेगेटिविटी सामने दिखाई देती है, पॉजिटिविटी उसके पीछे छुपी हुई होती है। इसलिए आपका व्यक्तित्व ऐसा होना चाहिए कि आप पॉजिटिव चीजों की तलाश कर सको, और धीरे धीरे अपनी खराब आदतों से आप छुटकारा पा लोगे। कितनी भी खराब आदत अगर आपके जीवन में है तो एक दिन में तो आई नहीं है, धीरे धीरे आई है। इस प्रकार की आप इन्वायरमेंट में रहे हो, ऐसे माहौल या फ्रेंड सर्किल में आप रहे हो, तब वो खराब आदत आपके जीवन में आ गई, तो आप उसको हटा भी तो सकते हो। जब स्वीकार आप करते हो तो आप मना भी तो कर सकते हो उसको, लेकिन स्वीकार आपने धीरे धीरे किया है तो मना भी धीरे धीरे आप कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपको पबजी खेलने की आदत लगी हुई है, पबजी की लत अगर आपकी लग गई है, आप 10 घंटे पबजी खेलते हो, तो आप उसको धीरे धीरे कम करें। आप 3 दिन के बाद 1 घंटा कम करें, हर 3 दिन के बाद में 1 घंटा कम करें। वो करते 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 इतना कम कर दें कि एक दिन आप उसको रिमूव कर दोगे और आपकी आदत सुधर जाएगी। और उस टाइम को अपने कैरियर के प्रति आप लगाएं, कुछ अच्छी चीजें सीखें जिससे आपका कैरियर बने, आपकी अर्निंग हो, आपकी रेपुटेशन बढ़े समाज में। आप ये देखो कि आपके ये काम करने से कोई रेपुटेशन बढ़ती है क्या, आपकी अर्निंग बढ़ेगी क्या इससे। अगर अर्निंग नहीं बढ़ रही है, रेपुटेशन नहीं बढ़ रही है, बुद्धि डेवलप नहीं हो रही है, तो ऐसी चीजों को आप हटाइए वहां से। पबजी खेलने वालों को कोई पसंद नहीं करते हैं, खराब आदतों वालों को कोई लाइक नहीं करता है। इसलिए आप अच्छी आदतें डालें और समाज में अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाएं, और धीरे धीरे आप ऐसा अभ्यास के द्वारा कर सकते हो। चलिए, तो आज हमने विधान परिषद पढ़ा था
और विधान परिषद के साथ में मैंने सोचा कि आपको एक चीज़ मैं बताऊं, हर दिन मैं आपको इस प्रकार की कुछ नई चीज़ें बताऊंगा जिससे आपको अच्छी प्रेरणा मिले और अच्छे सुधार आप अपने जीवन में कर सको। चलिए, तो आज इतना ही, बाकी हम मिलेंगे कल सुबह 11 बजे।